नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज हम श्री अनिल जोशी जी के साथ हैं। अनिल शर्मा जी अब अनिल जोशी के नाम से प्रख्यात हैं। ये भारत में ही नहीं भारत से बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय ख्यात कवि हैं, व्यंग्यकार हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं और प्रवासी साहित्य के विशेषज्ञ के रूप में इनकी काफ़ी चर्चा है। हिंदी और भारतीय संस्कृति इसके प्रचार प्रसार में देश विदेश में इनका नाम सुविख्यात है, प्रतिष्ठित है। मई 2015 से मई 2019 तक फिजी से भारतीय हाई कमीशन में द्वितीय सचिव, हिंदी और संस्कृति और निदेशक सांस्कृतिक केंद्र चासरी प्रमुख में कार्यरत रहे। 2000 से 2005 तक भारतीय उच्चायोग लंदन में अताशे हिंदी और संस्कृति के रूप में इन्होंने कार्य किया। सूरीनाम में आयोजित 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2002 में भारत सरकार की पत्रिका का संपादन किया। अक्षरम संगोष्ठी नाम की पत्रिका का संपादन किया। अक्षरम संस्था के अध्यक्ष के रूप में 10 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का न केवल आयोजन किया बल्कि प्रतिनिधित्व किया। भारत में गृह मंत्रालय, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनुवाद प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में, संपादक के रूप में, अनुवाद अधिकारी के रूप में पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से कहूंगी मैं कि ये कार्यरत रहे हैं। न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलनों में ये डेस्क ऑफिसर के रूप में भी कार्यरत रहे। इनकी कविता संकलन, कविता की पुस्तकों में अगर मैं प्रकाशित पुस्तकों की बात करूं तो मोर्चे पर और नींद कहाँ है, ये 2 पुस्तकें साहित्य समाज में, कविता प्रेमियों में खासी चर्चा में रही। इन्होंने ब्रिटेन के कवियों का संकलन किया, धरती एक पुल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक प्रवासी लेखन, नई जमीन नया आसमान, इसका इन्होंने संपादन किया। इनकी शिक्षा दीक्षा लंदन विश्वविद्यालय में एमए ट्रांसलेशन स्टडी में और एमए हिंदी राजस्थान विश्वविद्यालय से, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म इन्होंने किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अनिल शर्मा जी, अनिल जोशी जी का नाम बहुत ख्यात है। हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाएं हों, चाहे वो प्रवासी टुडे हो, अक्षरम संगोष्ठी हो, या ब्रिटेन में भारतीय हाई कमीशन की पत्रिका भारत भवन, अनुवाद पत्रिका अनुशीलन व हरियाणा साहित्य अकादमी के विशेषांक, प्रवासी साहित्य का संपादन, ये सभी संपादन इन्होंने विधिवत किया है। सम्मान और पुरस्कार की भी लंबी फहरिस्त है, पर शोधार्थियों आपके लिए मैं थोड़े से उनके सम्मान और प्रतिष्ठा और पुरस्कार के बारे में भी चर्चा करूंगी। वातायन ब्रिटेन विश्व हिंदी समिति न्यूयॉर्क से, विश्व हिंदी परिषद भारत से, विश्व हिंदी न्यास त्रिनाद से ये पुरस्कार सम्मान इन्हें मिल चुका है। ये आज भी उपाध्यक्ष केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यरत हैं। शोधार्थियों, जब मैं भाषा, साहित्य और संस्कृति की बात कर रही हूँ तो न केवल एक कवि की बात करूँगी, एक अनुवादक की बात करूँगी, एक संपादक की बात करूँगी, बल्कि भाषा का चितेरा, भाषा का प्रेमी, जिसके लिए भाषा केवल अस्मिता नहीं, केवल निजता नहीं, स्वाभिमान भर भी नहीं, बल्कि उसके लिए भाषा, हिंदी भाषा अपने होने का, अपनी राष्ट्रीयता का, अपने देश का, स्वाभिमान का, गौरव का प्रतीक है भाषा। और इसके प्रचार प्रसार के लिए, भाषा की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए अनिल शर्मा जोशी जी लगातार प्रयत्नशील रहे हैं शोधार्थियों, और ये उल्लेखनीय है। जितनी कर्मठता से और जितनी संलग्नता से ये साहित्य सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तत्परता से, उसी संलग्नता से, उसी कर्मठता से वे भाषा की सेवा भी कर रहे हैं और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार अपनी भाषा के माध्यम से, हिंदी भाषा के माध्यम से ग्लोबल बना रहे हैं, वैश्विक बना रहे हैं और विश्व के फलक पर तमाम बड़े राज्यों और प्रदेशों में ये इसकी ख्याति पहुंचा रहे हैं। तो शोधार्थियों, आज हम अनिल जोशी जी के कवि मन को सराहेंगे
आज हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे। और शोधार्थियों, आप पाठ्यक्रम में जो पढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर अनिल जोशी जी की इन 5 कविताओं के द्वारा उनकी भाषा, साहित्य और संस्कृति का प्रेम, उनकी राष्ट्र गौरव या राष्ट्रीय अस्मिता का प्रेम, या उनकी देश, समाज और मानवीय संस्कृति और समूची मानवीय प्रजाति के प्रति उनका प्रेम, ये इनकी कविताओं में बहुत ही रेखांकित तरीके से, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से झलकता है, दिखता है। आज हम उन कविताओं को चिन्हित करेंगे और आप समकालीन कवियों को पढ़ते हुए अपने पाठ्यक्रम में इन कविताओं को भी तुलनात्मक रूप से महत्वपूर्ण ढंग से ज़रूर देखिएगा। आज हम इनकी रचनात्मक यात्रा के सहयात्री बनेंगे। विद्यार्थियों, आइए मैं वो 5 कविताएं जो मुझे बेहद पसंद हैं और जिन 5 कविताओं का मैंने चयन किया है, आपके समक्ष पढ़ती हूँ। वाचन के साथ साथ मैं उन कविताओं पर थोड़ी सी अपनी आलोचकीय परख, थोड़ा सा विवेचन विश्लेषण भी करूंगी ताकि वह आपको सहायक हो सके। मेरे पसंद की पहली कविता है हैरान परेशान ये हिंदुस्तान है। रिदमिक है कविता। हैरान परेशान ये हिंदुस्तान है, ये होठ तो अपने हैं पर किसकी जुबान है। जुगनू मना रहे हैं जश्न आप देखिए, पर सोचिए सूरज यहाँ क्यों बेजुबान है। तुलसी कबीर मीरा भी जब से हुए हैं कौन, पूछा कि क्या यही हिंदुस्तान है। बौने से शख्स ने कहा यूं आसमान से, बौने से शख्स ने कहा यूं आसमान से, आती है अंग्रेजी उसे वो आसमान है। रिश्तों की नजाकत यहाँ पर खत्म हो गई, हर शख्स इस बाजार में बस एक सामान है। हंसकर कहा मैं काले ने, हंसकर कहा मैं काले ने, कल हमसे जब मिला, तलवार तुम्हारी है पर किसकी म्यान है। तलवार तुम्हारी है पर किसकी म्यान है। ये राष्ट्रीय अस्मिता, भाषाई अस्मिता, भाषाई मान, स्वाभिमान, गौरव की प्रतीक इस कविता में दरअसल ये चिंता और चिंतन शोधार्थियों महत्वपूर्ण ढंग से है कि अपने हिंदुस्तान, देश, समाज, कुटुंब, परिवार और यहाँ बसने वाली मानवीय पूरी समूची प्रजाति जो अपने राष्ट्र प्रेम को, देश प्रेम को गर्व से, गुरूर से, सम्मान से नहीं ले सकता, जो अपने देश को स्वाभिमान से नहीं ले सकता, जो अपनी संस्कृति के गौरव को महसूसता नहीं है, और वो जो भाषा में अपने को कमतर समझता है, जो अपने होने को, अपनी निजता को, अपनी अस्मिता को कमतर समझता है, दरअसल उनकी चमक दमक, उनका फैब्रिकेशन, उनका प्रसार जो है, उनका विस्तार जो है, देखिए जो अंग्रेजीदार लोग हैं, जो अंग्रेजी पर गर्व करते हैं, गुमान करते हैं, और ऐसे रंगे चुंगे नौजवान यहाँ भी मौजूद हैं, इस देश में भी मौजूद हैं, जिनको अपनी राष्ट्रीय अस्मिता पर नहीं, अपनी भाषाई संस्कृति पर नहीं, अपनी सोच पर नहीं, अपने विवेक पर आशंका है, संकोच है, अपनी भाषा के प्रचार प्रसार में, यहाँ तक कि उसके व्यवहार में भी संकोच करते हैं। ऐसे लोग बौने कद के हैं, ऐसे लोग अंग्रेजीदार लोगों को आसमान समझते हैं और वे रिश्तों की गर्माहट नहीं समझ सकते। वे इस बाजार के नियम में, बाजार दरअसल सबको मूल्य से तोलता है, मापता है। बाजार विवेक को, सोच को, चिंता को, चिंतन को नहीं, बल्कि किसके जेब में कितना रुपया पैसा है उससे मापता है। तो इस विश्व बाजार में वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र जो है वो गायब होता जा रहा है, और कुटुंब न होकर, परिवार न होकर, रिश्तों संबंधों की आस प्यास न होकर, वो जुड़ाव, वो लगाव न होकर, हम लगातार बिछुड़ते जा रहे हैं अपनी संस्कृति से, अपनी भाषाई अस्मिता से, अपनी सामाजिक सरोकार और चिंता से। और ये चिंता अनिल जोशी जी की इस कविता में दिखाई देती है। इसीलिए मैकाले का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तलवार तुम्हारी है, चला हम रहे हैं, इस पूरे विश्व पर राज हम कर रहे हैं। ये विदेशी कब के खदेड़े जा चुके, गुलामी खत्म हो गई, पर मानसिकता अब भी आपकी गुलाम है, अब भी आपकी सोच, आपका विवेक गुलाम है। और ऐसी व्यवस्था में, ऐसी सामंती व्यवस्था में, ऐसी अराजकता में आप अपनी भाषा का स्वाभिमान बचा नहीं पा रही, ये चिंता की बात है। मेरी पसंद की दूसरी कविता है मित्रों,
भटका हुआ भविष्य। अब देखें, सामाजिक सरोकार से बंधी हुई जरूरी कविताएं हैं ये। भटका हुआ भविष्य। उसने मुझे जब हिंदी में बात करते हुए सुना तो गौर से देखा, फिर अपने मित्र से कहा, माई लेट ग्रैंडपा यूज्ड टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज। इस भाषा के साथ मैं उसके लिए संग्रहालय की वस्तु की तरह विचित्र था, जैसे दीवार पर टंगा हुआ कोई चित्र था जिसे हार तो पहनाया जा सकता था पर गले नहीं लगाया जा सकता था। आप देख रहे हैं, अनिल जोशी जी की चिंता है कि ये भाषा का आप सम्मान करते हैं, त्योहार मनाते हैं, हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं और त्योहार की तरह बस उसी रीति रिवाज की तरह मनाए जा रहे हैं। व्यवहार में, प्रचलन में, उसके प्रचार में, प्रसार में आपकी कोई कोशिश नहीं है। आप अपनी भाषा को स्वाभिमान से नहीं जीते, आप अपनी भाषा को अपनी पहचान नहीं बनने देते, बल्कि संकुचित हो रहे हैं और सामने वाला अंग्रेजीदा व्यक्ति ऐसा लगता है कि मैं कहीं किसी अजायब घर से आया हूँ या कोई अजीब सी चीज़ हूँ या विगत हूँ या मैं बीता हुआ समय हूँ जो तस्वीर पर फ्रेम में टंग गया है। वो मुझे इस नज़र से देखता है कि हिंदी जैसे कोई लुप्तप्राय भाषा है। नहीं, हिंदी तो सतत है, प्रवाह में है, गति में है और हिंदी हमारा स्वाभिमान है। हिंदी केवल हमारे अभिव्यक्ति का जरिया भर नहीं, हम जैसे भाषा में जीने वाले लोगों के लिए दरअसल हिंदी केवल साधन भर नहीं, हिंदी हमारी जरूरी संसाधन के रूप में है। और ये चिंता बड़ी वाजिब चिंता है शोधार्थियों। जब अनिल जोशी जी ये चिंता करते हैं, दरअसल जैसे जल, जंगल, जमीन को बचाए जाने की मुहिम होनी चाहिए, जैसे इन प्राकृतिक संसाधनों को बचाए जाने की मुहिम होनी चाहिए, अनिल जोशी जी की यह कविता भाषा को बचाए जाने की उस मुहिम को फिर से ताज़ा कर देती है, हरा कर देती है। वो कहते हैं, उसके जीवन का फलसफा बिल्कुल साफ है, उसके जीवन का फलसफा बिल्कुल साफ है। उसके पास चंद तस्वीरों का एक कोलाज है, भोग, उपभोग, कैरियर, संभोग। इनसे जो तस्वीर बनती है वह उसके लिए काफी है। बेकार के पड़ावों के लिए अभी उम्र बाकी है। मतलब भाषा का भी ऐसा दोहन। आप अपने चरित्र का दरअसल आप अपने आर पार अपना चरित्र का उद्घाटन करते हैं। जब आप मुंह खोलते हैं तो दरअसल आपका समाज, आपका परिवेश, आपका परिवार खुलता है। आप बाहर से कितने तामझाम में हैं, कितने टीमटाम में हैं, कितने सजे सवरे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप बोलते हैं तो खुद को तोलते हैं और ऐसे में उसकी ये सोच कि ये उपभोग की वस्तु है, भोग की वस्तु है, संभोग की वस्तु है, यानी यूज एंड थ्रो। जो चीज़ ज़रूरत की है, काम की है, उसे इस्तेमाल किया जाए और फिर जो बेकार लगे, यानी वो नैतिक मूल्य, वो भाषा, वो रिश्ते जो खरीदी बेची नहीं जा सकती, जो हमारी पहचान है, जो हमारा स्वाभिमान है, उसे हाशिए पर कर दिया गया है, उसे दरअसल दरकिनार कर दिया गया है। और अनिल जोशी जी चिंता करते हैं। भारत उसके लिए एक पहेली है। वह भारत से ज्यादा स्पेन के बारे में जानता है, क्योंकि स्पेन की एक लड़की उसकी नवीनतम सहेली है। उसके जीवन का घड़ा बिल्कुल रीता है। वह नहीं जानता क्या सीता है, क्या गीता है। मुझे रघुवीर सहाय जी की कविता याद आ गई। तो गीता, सीता अपनी भारतीय संस्कृति, अपने वेद पुराण, अपने शास्त्र, अपना लोक, अपना समाज, इन लोगों के लिए अनजान है। ये जानते ही नहीं उसे। उसके जीवन का घड़ा बिल्कुल रीता है। वह नहीं जानता क्या सीता, क्या गीता है, पर उसे यहां तक कौन लाया? कौन है जिसने उसे उसकी अपनी मां का नाम और पता तक नहीं बताया? अगर वह अपनी भाषा नहीं जानेगा, विश्वास कीजिए, मां को मां और पिता को पिता नहीं मानेगा। क्योंकि ये संस्कार परिवार से आते हैं, ये संस्कार भाषा से आते हैं। यही हमें हमारा परिवेश परिभाषित करता है, हमारा परिवार परिभाषित करता है, हमारा कुटुंब परिभाषित होता है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार परिभाषित होते हैं। तो उसके पिता जिस समय यहाँ आए, उस पीढ़ी के लोगों का यह सोच था, भाषा, रंग और भारत उनके लिए बोझ था। रंग का तो वे क्या करते, पर भाषा और भारत को उन्होंने जल्द से जल्द जीवन से निकाला और दिमाग के कूड़ेदान में डाला। उनका कहना है, यह तो दूसरा ही जहां है,
तुम ये बताओ, भारत में भी भारत की भाषाएं कहाँ हैं? वह तर्क थे या बहाने थे? बबूल बोया था तो आम कहाँ से खाने थे? अब सफलता तो है, पर किसके साथ मनाएं? किसके साथ बैठकर खुशी के गीत गाएं? अब वह अश्वमेध का ऐसा घोड़ा है जो दुनिया को जीत जाएगा, पर जीतने के बाद लौटकर क्या वापस घर आएगा? वह एक शख्सियत है जो जवाब भी बन सकती है और सवाल भी। वह एक चिंगारी है जो राख भी बन सकती है और मशाल भी। वह सुरंग के पास है और उसे पुकारो, उसे आवाज दो। वह सुरंग के पास है, उसे पुकारो, उसे आवाज दो। उसकी रगों में कुछ है जो तो खौलता है, तुतलाता ही सही, अपनी भाषा तो बोलता है, उसे आवाज दो। तो ये जो नेपथ्य से आवाज आ रही है, विवेक की, इनर सेल्फ की, आपके चेतस की, आपकी आत्मा की, अनिल जोशी जी उसे सुनने की बात करते हैं कि उसे सुनो। वो जो विवेक तुम्हें बार बार तुतलाए ही सही, अनबुझ ही सही, लेकिन वो जो बुदबुदा रहा है उसे ध्यान से सुनने की कोशिश तो करो। उसकी रगों में कुछ है जो खौलता है, तुतलाता ही सही, अपनी भाषा तो बोलता है, उसे आवाज दो। भारत की जो भाषा और संस्कृति देवताओं की जमीन पर बुला सकती है, देवताओं को भी जमीन पर बुला सकती है, वह उसकी सोई हुई शिराओं को भी जगा सकती है, उसे आवाज दो। उसने आना है और हमने बुलाना है, वह आएगा अवश्य, क्योंकि वही तो है अपना भटका हुआ भविष्य, क्योंकि वही तो है अपना भटका हुआ भविष्य। तो शोधार्थियों, दरअसल इस कविता में अपने विवेक को, अपने भूत भी महान भविष्यत महान है अगर संभाल ले जो कि वर्तमान है। तो जो हमारा गौरवशाली अतीत रहा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है, जो हमारे भाषा का गौरव रहा है, जो हमारे देश का इतिहास रहा है, अतीत रहा है, उसे टेरने की, उसे पुकारने की, उसे आवाज देने की अनिल जोशी जी बात करते हैं। अगली कविता है घर। शाम होते ही वो कौन से रास्ते हैं जिन पर मैं चल पड़ता हूँ, वो किसके पैरों के निशान हैं जिनका मैं पीछा करता हूँ। इन रास्तों पर कौन सी मादा महक है, किन बिल्लियों की चीख की कोलाहल की प्रतिध्वनियां गूंजती हैं कानों में। लौटते हुए रास्ते में पहचाने हुए यात्री, ना सुखी ना दुखी, ना प्रसन्न ना उदास, सिर्फ एक होने भर का भाव। वाहनों से उतर अपने अपने रास्ते पकड़ लेते हैं, किसका पीछा करते हुए आ गया हूं मैं। घर के दरवाजे पर खड़ा दस्तक देता हूं और लैंडस्केप को अपने विशिष्ट आकार और रंग से भरने के लिए, एक लैंडस्केप को। साथियों, घर वो आसरा, वो कंफर्ट जोन, वो संबंधों का निर्वाह, वो हमारा चिन्हा पहचाना, हमारा जाना समझा, हम में बसा हुआ और हम उसमें बसते हुए। घर बसावट है, घर लाग लगाव है। उस लगाव से हम कितनी दूर छिटकते जा रहे हैं, हम उस संस्कार से कितने दूर छटकते जा रहे हैं, हम अपने आप से कितने दूर होते जा रहे हैं। अनिल जोशी जी इसकी शिनाख्त करते हैं और बड़े जोरदार शब्दों से कहते हैं कि वो गंध, वो जो पांचों इंद्रियां जिससे तृप्त हुआ करती थीं, वो देखने का सुख, वो सुनने का सुख, वो चीन्हने का सुख, वो स्वाद, वो स्पर्श, सब छूटता छिटकता जा रहा है, क्योंकि हमारा घर जो हम में रहा करता था और हम जिन घरों में रहा करते थे, वो बसावट हमसे गायब होती जा रही है। हम दर बदर हो रहे हैं, लेकिन एक घर की तलाश में, उस घर की तलाश में जहाँ हमारी पैदाइश होती है, हमारी पहचान बनती है, जहाँ हम बढ़ते हैं, पढ़ते हैं और रोशन होते हैं, जो हमें रचता है, जो हमें बनाता है, जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को, चाहे आपका आउटर लुक है या आपका इनर सेल्फ है, दोनों को बनाता है। अनिल जोशी जी उसकी शिनाख्त करते हैं और कहते हैं उस घर से हम दर बदर हो रहे हैं। बेहतरीन, जरूरी कविता है साथियों। और अगली कविता, छुपा लेता हूं अपने आक्रोश को नाखून में। ये एक लंबी कविता है शोधार्थियों, विशेष ध्यान दीजिएगा। छुपा लेता हूं अपने विरोध को दांतों में, बदल देता हूं अपमान को हंसी में, आत्मसम्मान पर होने वाले हर प्रहार से सींचता हूं जिजीविषा को। नहीं, न पोस्टर, न नारे, न इनकलाब, मन के गहरे पोखर से ढूंढ लाता हूं शब्द।
शोधार्थियों, शब्द ब्रह्म है, ऐसा मैंने कई बार आपको बताया है। वह अक्षरित नहीं होता, वो ब्रह्म के स्वरूप है। वो वही हमारा पालक पोषक और वही संहारक भी है। सावधान, चेतावनी। तो ये शब्द है जो हमें गढ़ता है, हमें बनाता है। और वो एक जो दूरदर्शी कवि है, एक जो कालजयी कवि है, जिसकी कविता आपको दूर तक, देर तक साथ निभाती है, दूर तक साथ लेकर चलती है, वो वही कविता होती है। और कवि भी, रचनाकार भी वही कालजयी और दूरदर्शी होता है, जो शब्द को बचा लेता है तमाम आपत विपत से, तमाम आफत से। शब्द को बचा लाता है। वो कहता है, नारा नहीं, इश्तहार नहीं, पोस्टर नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई उद्घोष नहीं, शब्द ब्रह्म के स्वरूप है। और हम सो हम वही हैं, हम उसी से बनते हैं और उसी से अक्षरित होते हैं। तो शब्द ना पोस्टर, ना नारे, ना इनकलाब, मन के गहरे पोखर से ढूंढ लाता हूं। ये ढूंढना, शोध करना, ढूंढ लाता हूं शब्द, पकाता हूं उसे भीतर की आंच पर। अब सीझेगी तभी बनेगी कविता, और सीझी हुई कविता ही बचाएगी समूची मानवीय सृष्टि को, समूची मानवीय प्रजाति को। अनिल जोशी जी इसकी शिनाख्त करते हैं। पकाता हूं उसे भीतर की आंच पर, बदलता हूं कविता में, लाकर रख देता हूं मोर्चे पर। और उसे जूझने के लिए, उसे लड़ने के लिए, उसे संघर्षशील बनाने के लिए सबके समक्ष लाकर रख देता हूं। उसे सिझाता हूं, पकाता हूं आंच पर, भीतर के ताप पर, और उस आंच के बाद मैं उसे मोर्चे पर लड़ने के लिए तत्पर खड़ा कर देता हूं। बेहतरीन कविता। अगली कविता है, जीवन से बाजी में समय देखो जीत गया। ऐसा नहीं है कि कवि निराश है, ऐसा नहीं है कि उसकी कविता अवसाद से, उदासी से, निराशा से बचाती नहीं। ऐसा नहीं है कि कवि जीवन के रंग नहीं देखता, और ऐसा भी नहीं है कि कविता के लिए, कविता और कवि के लिए उम्मीद नहीं बची है। आस है, प्यास है, उम्मीद है, विश्वास है। लेकिन ये कविता जिस लय के साथ जाती है, जिस रिदम में जाती है, शोधार्थियों आप पकड़िएगा। जीवन से बाजी में देखो समय जीत गया, आयु का अमृत घट पल पल कर रीत गया। जीवन से बाजी में देखो समय जीत गया। प्रश्नों के जंगल में गुम सा खड़ा हूं मैं, मौन के कुहासे में घायल पड़ा हूं मैं। शब्द कहाँ, अर्थ कहाँ, गीत कहाँ, लय कहाँ, वह एक स्वप्न था, यह एक और जहां। खाली गलियारा है और हर तरफ धुंध, परिचित क्या, मित्र क्या, प्रीतम व मीत क्या। जीवन से बाजी में समय देखो जीत गया। अधरों की बातों को कल तक जो टाला था, आज अंधेरा गहरा कल तक उजाला था। टलते रहे प्रश्न जो उत्तर क्या पाएंगे, अग्नि की लपटों में धूं धूं जल जाएंगे। मीलों मील दुख झेला, क्षण भर को सुख पाया, पलक भी न झपकी थी, वह क्षण भी बीत गया। जीवन की बाजी में देखो समय जीत गया। भोले विश्वासों को, आगत की बातों को, रेत से इरादों को, सपन भरी रातों को सच माना, सच जाना और फिर ओढ़ लिया। शाश्वत है दावों से खुद को यूं जोड़ लिया। सांसें थी निश्चित, अनिश्चित इरादे थे, श्मशानी वेदना में अमरता का गीत गाया। जीवन में बाजी में देखो समय देखो जीत गया। उठते न हाथ अब, पग भी न बढ़ पाए, चेतना अचेत हुई, होठ भी न खुल पाए। दीप सा समर्पित यह, नदिया को अर्पित यह, आंसू से गंगा का आंचल अब विचलित यह। यही तो भागीरथ, यही तो भागीरथ था, यही तो कान्हा था, साहस गाथाएं रहीं, गया वह अतीत गया। जीवन की बाजी में समय देखो जीत गया। तो इस काल कराल, इस विकराल काल के बारे में अनिल जोशी जी कहते हैं, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, और इसके बाद अब इस छल युग की बात कर रहे हैं। इस छल युग में जो कुछ भी हमारा अपना था, जिससे संबंधों में मधुरता थी, मिठास थी, अपनाव था, लगाव था, जिससे हमारे इरादे मजबूत थे, भरोसा था, जिससे हमें नेह था, रस का संचार था जीवन में, जिससे वो जुनून था, वो जोश था, वो सब कुछ जैसे लग रहा था धीरे धीरे रीत रहा है, बीत रहा है। और इस रीतने को, बीतने को कविता में थाम लिया है उन्होंने और पकड़ लिया है। और अब चेता रहे हैं कि अगर इसे यूं ही धीरे धीरे बीतते दिया
अगर इसे यूं ही धीरे धीरे जाने दिया तो ये अपने प्रवाह में निकल जाएगा। और फिर चेता रहे हैं वो कि इसे संभाल लो, इसे सहेज लो, इसे सुरक्षित करो, इसे बचा कर रखो, क्योंकि यही हमारी बपौती है। और इसी से हम बीते हुए समय को, जो स्वर्णिम था, जो स्वर्गिक था, उसे वापस ला सकेंगे। बेहतरीन कविताएं। बहुत बहुत शुक्रिया शोधार्थियों, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।